जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विथ लांबा में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं राजस्थान में पटवारी और वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स की एग्जाम 2025 में जो कंडक्ट करवाई गई थी, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आज की पीआई की सीरीज में हम कवर करने वाले हैं। एज इट इज जिस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पूछे गए थे हूबहू हम उन्हीं क्वेश्चनों को सेम एज इट इज हम देखने वाले हैं, और साथ ही साथ हम एक यूनिक फॉर्मेट में आपके लिए एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, ताकि आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई डाउट ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। इस वीडियो में हम पटवार भर्ती परीक्षा जो 2025 में कंडक्ट करवाई गई थी और जो वीडियो भर्ती परीक्षा जो भी 2025 में आपकी कंडक्ट हुई थी, उनकी दोनों भर्तियों में जो कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम एक विथ एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। वहाँ आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 112 था आपके पेपर में, वही सीक्वेंस हमने यहाँ रखी है ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा सीपीयू का घटक नहीं है। आपसे पूछा गया था सीपीयू का घटक नहीं है, तो आपको बखूबी अच्छे से पता होगा सीपीयू के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। एक होता है सीयू जिसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। दूसरा आपका होता है एएलयू जो लॉजिकल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अक्सर सिस्टम जो उसको काम करता है उसको बोलते हैं एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेमोरी रजिस्टर्स। तो मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं सीपीयू के, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपसे पूछा गया है कि घटक नहीं है, सीपीयू का घटक नहीं है पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे वीडीयू। वीडीयू क्या होता है? एक वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है जिसमें आपका मॉनिटर हो गया, एलईडी या एलसीडी, जो भी आप चाहें इन तीनों में से कोई भी एक बोल सकते हैं, जिस जो हमें डिस्प्ले आउटपुट शो करता है, मतलब विजुअल डिस्प्ले आपको दिखाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वीडीयू। सीपीयू का घटक नहीं है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया था। एक्सप्लेनेशन अगर आप देखें तो उससे पहले आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडियो डिस्प्ले यूनिट। सीपीयू के मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट जो हमने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू और मेमोरी रजिस्टर्स होते हैं। मुख्य रूप से 3 होते हैं। वहीं हम बात करें वीडियो की, वीडियो आपका एक मॉनिटर या एलईडी या एलसीडी जो भी आप इसको कहें, ये एक आउटपुट डिवाइस होता है जिस जो सीपीयू का पार्ट नहीं होता है, कंप्यूटर का पार्ट होता है, लेकिन वो सीपीयू का भाग नहीं होता है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू अगर इसको समझें तो एक ऑफिस में जो एक ऑफिसर होता है उसको आप सीयू बोल सकते हैं, कलर को एएलयू बोल सकते हैं, ताकि आपको बेटर क्लियरिटी इस क्वेश्चन के बारे में आ सके और लंबे टाइम तक आप बिना रटे इसको लंबे टाइम तक इसको याद कर सकें और इसको अपने दिमाग में इस चीज़ को आत्मसात कर सकें। वही हम बात करें जो आप फाइलें होती हैं उनको आप रजिस्टर्स जो होते हैं उनको हम उसको दिमाग बोल सकते हैं। लेकिन जो नोटिस बोर्ड होता है वो केवल आपका परिणाम दिखाता है, शो करता है, लेकिन दिमाग का भाग नहीं होता है, मतलब वो सीपीयू का पार्ट नहीं होता है। उसी प्रकार जो वीडियो होता है वो आपका कंप्यूटर का पार्ट तो है लेकिन सीपीयू का पार्ट नहीं है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन जब भी आप पीआईक्यू को सोल्व करते हैं तो हमेशा याद रखें उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन साथ में साथ जरूर देख लें, क्योंकि मैक्सिमम भर्तियों में क्या होता है कि जो पीआईक्यू क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के ऊपर बेस आगे के एग्जाम में लगभग सिमिलर उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको कम टाइम में सफलता चाहिए तो आप देखें कि जो पीआईक्यू क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस एग्जाम में उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप उनको अच्छे से रिवाइज करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का क्या अर्थ है। काफी बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, यूएसबी का अर्थ क्या है, यानी कि यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है। यूएसबी की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, काफी इजी क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और साथ ही हम देखेंगे इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको इन फ्यूचर आने वाले क्वेश्चन में इनकी बेटर क्लियरिटी मिल जाए, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन आप गलत ना करें। राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, जैसा कि अभी हमने इसके बारे में जाना। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूएसबी एक स्टैंडर्ड इंटरफेस होता है हर सिस्टम में। आज के टाइम में जो भी आप सिस्टम यूज करते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी यूज करते हैं, उसमें अगर आप वायर्ड कीबोर्ड यूज करते हैं या फिर वायरलेस कीबोर्ड यूज करते हैं, उनमें सब में यूएसबी पोर्ट यूज किया जाता है। जो यूएसबी का स्टैंडर्ड इंटरफेस होता है उसमें कंप्यूटर और डिवाइसेज, कंप्यूटर के जो डिवाइसेज हो जाते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव,
इनको जोड़ने का जो काम करता है, जिस पोर्ट के थ्रू हम जोड़ते हैं उस पोर्ट को हम बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। ये एक सीरियल कम्युनिकेशन होता है। कौन सा कम्युनिकेशन होता है? सीरियल कम्युनिकेशन, जिससे जो डेटा आपका होता है वो बिट बाय बिट ट्रांसफर होता है, ना कि आपका पैरेलल होता है। ये बिट बाय बिट ट्रांसफर होता है यूएसबी के थ्रू। रियल टाइम में लाइफ के उदाहरण के थ्रू अगर इसको समझें तो जो आपका पेन ड्राइव लगाकर आप फोटो कॉपी करते समय या प्रिंटर केबल लगाते समय जो आप जो पोर्ट का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। दैट मीन्स यूनिवर्सल सीरियल बस का हम यूज करते हैं। वहीं हम बात करें आपके पास जो भी वाइड कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या अन्य कोई भी एसेसरी हो गई, आपका पेन ड्राइव हो गया, या फिर एसएसडी हो गई, या फिर आपकी हार्ड ड्राइव हो गई, जिस पोर्ट के थ्रू लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड पोर्ट होता है। अक्सर आप देखते हैं उसी पोर्ट की बात यहाँ पे की गई है, उसको हम बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यूएसबी क्या होता है? यूएसबी फुल फॉर्म हमने जानी, यूनिवर्सल सीरियल बस। हर कंपोनेंट जो आपका कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव, जिसको हम जिस पोर्ट के थ्रू जोड़ते हैं उसको बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 14 आपका, कि इनमें से जो रोम होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, यानी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम क्या होती है। क्वेश्चन में आपको दे दिया है कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी, इसको बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी रोम। रोम का अर्थ क्या होता है? रोम का आपका यहाँ से फुल फॉर्म पूछी गई थी, रोम की फुल फॉर्म क्या है? तो रोम की हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसमें जो भी इंस्ट्रक्शन होती है, डेटा होता है, उसको हम परमानेंट सेव रहता है, उसको हम चेंज नहीं कर पाते, केवल रीड कर पाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। वहीं इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे तो काफी इजी इसका एक्सप्लेनेशन है, बखूबी आप इसको अच्छे से जानते भी होंगे। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है? रोम एक नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी है होती है, जिसमें अगर पावर ऑफ होने पर भी डेटा सेफ रहता है। इसमें बायोस या फर्मवेयर जैसे परमानेंट प्रोग्राम स्टोर होते हैं जिन्हें यूजर चेंज नहीं कर सकता। जो बायोस में परमानेंटली स्टोर होते हैं, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके कुछ प्रोग्राम होते हैं वो बाय डिफॉल्ट उसमें सेव रहते हैं, उसको केवल हम रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। वहीं हम रियल लाइफ के उदाहरण के थ्रू अगर इसको समझने की कोशिश करें, जब भी आपका कोई कंप्यूटर ऑन करते हैं तो एक सेल्फ टेस्ट होता है, उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन होता है, उसको हम बोलते हैं बूटिंग। बूटिंग के दौरान कुछ प्रोग्राम, बूटिंग प्रोग्राम रोम में स्टोर होते हैं। जो भी बूट होता है सिस्टम उस टाइम कुछ प्रोग्राम आपके हार्डवेयर पे ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टोर होते हैं, तो वो कहाँ स्टोर होते हैं? वो रोम में स्टोर होते हैं। उसी प्रकार जैसे हम इसको और डिटेल में अगर समझने की कोशिश करें, अगर हम संविधान की जो मूल बुक है, किताब, उसको हम पढ़ तो सकते हैं लेकिन उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते, उसी प्रकार आप रोम को भी समझ सकते हैं। इसको हम डेटा पढ़ सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं कर पाते। जैसे मूल प्रति आप पढ़ सकते हैं लेकिन एक आम इंसान उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकता। इस प्रकार से आप इस चीज को रोम को समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कंप्यूटर मेमोरी की कौन सी इकाई गलत है। यहाँ पे कुछ इकाई दी गई है आपको, उसमें पूछा गया है कि कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे गलत है। अगर आपने मेमोरी की यूनिट्स अच्छे से पढ़ी होंगी तो ये क्वेश्चन आप इजीली आप अच्छे से यहाँ ठीक करने वाले हैं। कंप्यूटर मेमोरी कौन सी इकाई गलत है, तो आपको अच्छे से पता होगा 1024 KB बराबर होता है 1 MB, ये आपका राइट हो गया। वहीं पूछा गया था 1024 TB यानी टेराबाइट बराबर होता है 1 PB यानी पेटाबाइट, ये भी बिल्कुल आपका राइट है। आपसे पूछा गया था 1024 बाइट्स बराबर 1 GB, ये आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट पूछा गया था आपका 8 बिट्स इक्वल 1 बाइट, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। तो इसमें से गलत इकाई पूछी गई थी। गलत इकाई क्वेश्चन को जब भी आप पढ़ें तो एक बार उसको फिर से रिवाइज जरूर कर लें, कई बार गलत है या नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर आजकल पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 GB। चलिए देखते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। डिटेल एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप देखेंगे कि किस प्रकार आपकी यूनिट चेंज होती हैं और क्या क्या उसमें चेंजमेंट देखने को मिलता है। जैसे राइट आंसर आपने देख लिया 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 GB, ये नहीं होता है। सही कन्वर्सेशन अगर आप देखेंगे तो 1024 बाइट इज इक्वल टू होता है KB, सबसे छोटी इकाई होती है आपकी बिट, बाइट और फिर KB। तो 1024 बाइट्स मिलके बनाती हैं 1 KB, वहीं 1024 KB मिलके किलोबाइट मिलके बनाती हैं 1 MB, वहीं 1024 MB मिलके बनाती हैं 1 GB। इस प्रकार ऑप्शन A, B और D तीनों सही हैं, लेकिन ऑप्शन C आपका यहाँ पे गलत है, इसलिए आंसर C आपका यहाँ राइट हो जाएगा। वहीं मोबाइल में आप जैसे 64 GB का मोबाइल स्टोरेज देखते हैं, उसमें आप 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 1024 क्या होगा आपका GB, 1024 ये होगा MB, ये होगा 1024 बाइट, इस या बाइट, किलोबाइट और MB, और ये होगा आपका GB। इस प्रकार अगर तीनों चारों को कैलकुलेट कर देंगे तो ये डेटा आपको बाइट्स में देखने को मिलेगा, जो भी डेटा आपका निकल के आएगा।
तो एक सिंपल जो फोटो हम खींचते हैं मोबाइल में, जो फोटो एक नॉर्मल कैप्चर करते हैं, वो आपका 2 MB का होता है। तो 2 MB बराबर क्या होगा, 1024 गुना 1024, यानी कि 2048 MB का, 2048 KB का आपका डेटा निकल के आता है, अगर इसको KB में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो आपको समझ में आया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि काफी इजी क्वेश्चन था ये, कौन सा ऑनलाइन स्टोरेज है जिसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, यानी इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। ऑनलाइन स्टोरेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा जब भी आप मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, क्या उसमें जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है। इसमें भी आपकी मेमोरी कार्ड में जरूरत नहीं पड़ती इंटरनेट की। हार्ड डिस्क में किसी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ती, SSD में भी हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये लोकल स्टोरेज डिवाइस है, इसमें किसी प्रकार की इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहीं हम बात करें क्लाउड स्टोरेज की, क्लाउड स्टोरेज में हमें जरूरत पड़ती है इंटरनेट एक्सेस की, क्योंकि बिना इंटरनेट के हम क्लाउड पे जो भी डेटा हमारा स्टोर है उसको हम अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाते हैं, मतलब उसको एक्सेस नहीं कर पाते विदाउट इंटरनेट। तो चलिए देखते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने से पहले इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लाउड स्टोरेज। जो भी है इसकी अगर एक्सप्लेनेशन देखें, मेमोरी कार्ड आपका हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, SSD हो गई, ये सभी लोकल स्टोरेज डिवाइसेज हैं जो बिना इंटरनेट के भी काम करते हैं। वहीं अगर हम बात करें क्लाउड स्टोरेज की, क्लाउड स्टोरेज में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न से क्लाउड स्टोरेज है या नहीं है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। गूगल ड्राइव के बारे में आप सब जानते होंगे, गूगल ड्राइव क्या होता है। ये आपका क्लाउड स्टोरेज है जो लगभग गूगल 15 GB का आपको क्लाउड स्टोर फ्री में देता है। वहीं आपका वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये इंटरनेट के माध्यम से रिमोट सर्वर पर स्टोर होते हैं, जिनको हम रिमोटली इन बाद में कहीं से भी, घर से, ऑफिस से, मार्केट से, कहीं से भी हम इजीली एक्सेस कर पाते हैं विदाउट मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, SSD, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव में भी अगर हमारा डेटा नहीं है लेकिन हमारा डेटा क्लाउड पे है तो हम उसको रिमोटली कहीं से भी हम उसको एक्सेस कर पाते हैं इजीली। जैसे कोई भी हमारे नोट्स हैं या डेटा है तो वो अगर आपके गूगल ड्राइव पर अपलोड हैं तो आप ऑफिस में हैं या फिर घर पे हैं या फिर मोबाइल से इंटरनेट से लॉगिन करके उसको आसानी से आप एक्सेस कर पाते हैं। आज के टाइम पे कई डिपार्टमेंट या कई ऑर्गेनाइजेशन पेन ड्राइव के बजाय आजकल क्लाउड लिंक शेयर करते हैं। क्लाउड लिंक के थ्रू आप किसी को भी डेटा आसानी से भेज सकते हैं, उनको किसी प्रकार का डेटा को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल एक क्लिक करते हैं और आपका डेटा आसानी से, वो वीडियो फॉर्म में हो, चाहे फोटो फॉर्म में हो, चाहे या किसी डेटा फॉर्म में, वो आसानी से उसको रीड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये था क्लाउड स्टोरेज से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था इनपुट आउटपुट से रिलेटेड। तो आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब माउस आपका इनपुट डिवाइस है। वहीं हम बात करें प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर, ये तीनों ही आपके इनपुट डिवाइस नहीं है, ये तीनों ही क्या है, तीनों ही आपके आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। तो इसका देखते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है। डिटेल एक्सप्लेनेशन के थ्रू अगर आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माउस। वहीं इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, क्या काम करते हैं इनपुट डिवाइस, तो इस डिटेल एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप पढ़ भी सकते हैं अच्छे से और देख भी सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। अगर आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो दोबारा इसको देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। इनपुट डिवाइस वे होते हैं जिनसे यूजर डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देता है। कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी आप यूज करते हैं, डेस्कटॉप जिसको आप कंप्यूटर बोलते हैं, उसमें जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो देने का काम जिस डिवाइस के थ्रू करते हैं उन सभी को हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। डेटा किससे देंगे, या तो आप कीबोर्ड से देंगे, या फिर आप माउस से देंगे, या फिर आप स्कैनर से देंगे, या फिर माइक्रोफोन से बोल के कोई कमांड देंगे। वहीं अगर हम आउटपुट की बात करें तो या तो प्रिंटर से आप अपना आउटपुट निकालें, या स्पीकर से सुनेंगे, या मॉनिटर पे आप देखेंगे, ये सभी क्या है, आपकी आउटपुट डिवाइस है। वहीं हम देखें माउस से क्लिक करके ड्रॉप और ड्रैग और ड्रॉप करते हैं, मेनू चुनते हैं, इनपुट कमांड देते हैं। वहीं प्रिंटर से आप कॉपी निकालते हैं, मॉनिटर पर टेक्स्ट देखते हैं, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट आउटपुट के बारे में आपको बखूबी अच्छे से पता होगा। इनपुट डिवाइस कौन से हैं जिससे हम कमांड देते हैं, और आउटपुट वो डिवाइस होते हैं जिनसे हम डेटा को या तो सुनते हैं, या फिर देखते हैं, या फिर प्रिंट आउट निकालते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है। इससे पहले हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि कौन कौन से क्लाउड स्टोरेज के एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से नहीं है। देखो वो सेम क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन से उठा लिया, सेम क्वेश्चन आपसे रिपीट करके यहाँ पे पूछ भी लिया गया कि क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल नहीं है। तो अभी हमने एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देखा कि ड्रॉप बॉक्स होता है, ये भी आपका क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल है। वन ड्राइव होता है, आपका क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल है। गूगल ड्राइव
काफ़ी पॉपुलर है, जिसको अक्सर हर कैंडिडेट अच्छे से जानता है, जो आपको गूगल के लिए जो क्लाउड स्टोरेज 15 GB का आपको फ्री में भी दिया जाता है। और वहीं एलएक्स ड्राइव होता है, ये आपका इसका एग्जाम्पल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा एलएक्स ड्राइव। चलिए देखते हैं इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। राइट आंसर आपने देख लिया, इसका हो गया एलएक्स ड्राइव। एलएक्स ड्राइव कोई स्टैंडर्ड इसका क्लाउड ड्राइव का एग्जाम्पल नहीं है। वहीं हम देखें ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ये सभी क्या है, प्रसिद्ध क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज हैं जो हमें फ्री में कुछ जीबी तक क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करवाती हैं। वहीं हम बात करें एलएक्स ड्राइव, आपका क्या है, एक स्टैंडर्ड क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज के रूप में नहीं जानी जाती है, क्योंकि इस जो हमने सर्विसेज देखी, इन सभी को हम आसानी से नाम भी सुनते हैं, इनको देखते भी हैं, इनका यूज भी करते हैं। वहीं एलएक्स ड्राइव आप इसका एग्जाम्पल या इसकी सर्विस नहीं है। वहीं अगर रियल लाइफ के थ्रू अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें, तो जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको अगर स्कैन आंसर शीट को गूगल ड्राइव पर आप अपलोड करते हैं, तो बाद में मोबाइल या फिर सिस्टम पर आसानी से एक्सेस करते हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्टूडेंट को आजकल ड्रॉप बॉक्स लिंक दे दिया जाता है, जिससे आप क्लिक करके कंटेंट को आसानी से शेयर कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं, बिना कोई लोकल हार्ड ड्राइव के। तो आपने समझ लिया होगा कि क्या क्लाउड ड्राइव क्या होते हैं, कौन कौन से उसके एग्जाम्पल हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल हैं, इनको आप फिर से एक बार देख लें, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव और गूगल ड्राइव। क्लाउड ड्राइव का कहीं पे भी नाम आता है तो मुख्य रूप से आप गूगल ड्राइव को अच्छे से जानते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय क्वेरी लैंग्वेज कौन सी है। सबसे लोकप्रिय क्वेरी लैंग्वेज आपसे पूछी गई थी, लोकप्रिय क्वेरी लैंग्वेज कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल, जिसको हम एसक्यूएल के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कभी भी ध्यान रखें, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ें। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा, डेटाबेस मैनेजमेंट के द्वारा एक एसक्यूएल लैंग्वेज यूज की जाती है, जिसको डेटा को एनालिसिस करने में मदद करती है। तो उसका उपयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय क्वेरी लैंग्वेज है, जो काम में होती है। तो इसमें सभी क्वेरी लैंग्वेज हैं, पर इसमें जो सबसे लोकप्रिय आपकी हो जाएगी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ही आपकी लोकप्रिय हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा आपका एसक्यूएल। चलिए देखते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जिसका उपयोग माईएसक्यूएल, ओरेकल, नेक्स्ट टाइम आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आप ध्यान रखें माईएसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेएसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर आदि में डेटा को क्रिएट करने में, रीड करने में, डेटा अपडेट करने में, डिलीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्योंकि जो पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं डेटाबेस में, जैसे कोई नाम सर्च करना है, उसको सपोज राज के नाम से कोई अक्यूज है, उसको खोजने के लिए सेलेक्ट करके जो फ्रॉम अक्यूज वेयर के नाम से अगर उसको चूज करेंगे, तो वो उसको आसानी से वहाँ राज के नाम से सर्च हो जाएगा। वहीं अगर बैंकिंग, रेलवे, रिजर्वेशन में, राशन कार्ड में, डेटाबेस में जो लैंग्वेज यूज होती है अक्सर, उसको बोलते हैं एसक्यूएल क्वेरी, जो लैंग्वेज चलाते हैं उसको बोलते हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट काफी इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे अच्छे से, अगर ये आपको यहाँ पे एमएस वर्ड ना देके आपको डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया, यहाँ पे विंडोज और लाइनक्स दोनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपका ओपन सोर्स है लाइनक्स, वहीं विंडो आपका पेड है, ये ओपन सोर्स अवेलेबल नहीं है। विंडोज और लाइनक्स में जो कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को डिलीट करने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं। कर्सर के दाईं ओर का डेटा डिलीट करना है तो उसको हम डिलीट की यूज करते हैं, डिलीट की। तो राइट आंसर हो जाएगा डिलीट। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाता है दाएं के बजाय बाईं ओर के लिए कौन सी की यूज करते हैं, बाईं साइड के लिए, तो बाईं साइड के लिए हम यूज करते हैं बैक स्पेस। तो बाईं साइड के लिए आ जाता है बैक स्पेस। तो अगर यहाँ पूछा दाईं साइड यानी राइट साइड के लिए, तो आंसर आ जाएगा आपका डिलीट। देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपकी पूछी गई थी, इसमें आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में बैक स्पेस होता है, उसमें कर्सर के बाएं कैरेक्टर को रिमूव किया जाता है बैक स्पेस से। ध्यान रहे बैक स्पेस से आप करेंगे बाएं साइड का, बैक स्पेस से कर्सर के बाएं साइड के कैरेक्टर रिमूव करते हैं। वहीं डिलीट से आप कर्सर के दाएं साइड के जो भी कैरेक्टर लिखे होते हैं वो हम डिलीट करते हैं। और शिफ्ट से क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, सिंबल लेटर लिखते हैं। वहीं टैब से अगली पोजीशन पे हम पहुंचते हैं एक फिक्स गैप में। जैसे राजस्थान टाइप किया हुआ, उसमें कर्सर में एस से कर्सर अगर एस से पहले है यहाँ पे, तो उसके लिए डिलीट दबाएंगे और ऐसे हट जाएगा और आपका राजस्थान ठीक हो जाएगा। वहीं फॉर्म भरते समय डिलीट से जो डिलीट में गलती हो तो डिलीट की से आसानी से सुधार सकते हैं, मतलब उसको चेंजमेंट कर सकते हैं, डिलीट की मार के उसको फिर से कंटिन्यू लिख सकते हैं।
तो आप ये अंतर आपको बेसिकली अच्छे से समझ लेना है कि जब भी अगर आपको कर्सर की बात आ जाए, कर्सर से लेफ्ट का या राइट का डिलीट करना है तो ध्यान रहे बाईं साइड का अगर आपको करना है तो यूज करेंगे बैक स्पेस का, अगर राइट साइड का यूज करना है तब हम करेंगे डिलीट की का यूज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक दो टेबल दी गई है आपको, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, उसमें कुछ डेटा आपके सामने लिखा हुआ है, उसमें एक साइड में अलग डेटा लिखा हुआ है, दूसरी साइड में उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट लिखा है ए ऑप्शन में आपका यूआरएल का आपको एग्जांपल देखना है कि एग्जांपल कौन सा है। वहीं सेकंड लिखा आईपी एड्रेस का एग्जांपल, फाइल नेम का, ईमेल एड्रेस का। काफी ट्रिकी और इजी क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के, आपको कोई दो या एक भी पता होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं, उसके आंसर तक। तो यूआरएल होता है किसी भी साइट का एड्रेस। तो एड्रेस कहाँ मिलेगा आपको, जो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसका मतलब होता है सिक्योर से स्टार्टिंग मिलेगा, और www उससे पहले मिलेगा, वर्ल्ड वाइड वेब .india.gov.in, मतलब किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको हम बोलते हैं यूआरएल। वही हम आईपी एड्रेस की बात करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ये क्लास सी का आपको आईपी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये हो गया आपका एड्रेस। फाइल नेम report.docx, ये क्या है, वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है .docx, तो ये वर्ड फाइल आपकी देखने को मिल गई report.docx। वहीं आपका आ गया ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस में goreg01@yahoo.com, gmail.com, ये आपका ईमेल एड्रेस होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 में 3, 2 में 4 और सी में 1 और डी में 2। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं यूआरएल में किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है आपका। आईपी एड्रेस की हमने बात की, जो नेटवर्क आइडेंटिफाई करने के लिए जो यूज करते हैं। फाइल नेम आपकी जो फाइल एक्सटेंशन होता है जिसके थ्रू हम फाइल को पहचानते हैं कि ये फाइल आपकी पीपीटी की है, एक्सेल की है, वर्ड की है। ईमेल एड्रेस के थ्रू हम ईमेल कम्युनिकेशन पहचानते हैं कि ये ईमेल याहू की है या जीमेल की है। ये इसके कुछ एक्सप्लेनेशन थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा एमएस वर्ड पर स्टैंडर्ड पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है या नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपका सेंटर, ये आपका अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, जस्टिफाई होता है, राइट होता है, लेकिन टॉप लेफ्ट आपका नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा टॉप लेफ्ट, ये अलाइनमेंट आपका नहीं होता है। टॉप लेफ्ट यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड में स्टैंडर्ड पैराग्राफ अलाइनमेंट में अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, लेकिन टॉप लेफ्ट नहीं होता है। ये कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं है। पैराग्राफ अलाइनमेंट केवल हॉरिजॉन्टल को कंट्रोल करता है, जो भी कंटेंट लिखा होता है उसको कंट्रोल करता है। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर मेमोरी में 4 बिट बराबर होते हैं, यानी कि 4 बिट किसके बराबर होते हैं, तो ये होते हैं 1 निबल के बराबर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 निबल। काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे छोटी इकाई पूछी गई थी आपको मेमोरी की, तो 4 बिट के बराबर हो जाएगा 1 निबल। देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है। एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे तो 4 निबल बराबर होता है, नहीं सॉरी 1 निबल बराबर होता है 4 बिट। तो ये थी इसका राइट आंसर। तो 4 बिट के बराबर हो जाएगा 1 निबल। वहीं देखें 8 बिट बराबर होगा 1 बाइट। बिट और बाइट में फर्क देख ले, कई बार ये भी पूछा जाता है 1 बाइट के बराबर कितने बिट होते हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा 8 बिट। वहीं 4 बिट के बराबर हो जाएगा 1 निबल, और 8 बिट्स दे दिया जाए तब हो जाएगा 1 बाइट। बिट सबसे छोटी यूनिट होती है जिसको हम 0 और 1 डिजिट के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो भी आप कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है 0 और 1 की फॉर्म में, जिसको हम बाइनरी के नाम से जानते हैं। जैसे 1 MB के बराबर आपका हो जाएगा 1024 बाइट्स। 2 KB बहुत बड़ी यूनिट्स होती है अपने आप में, 2 KB बराबर 1024 इंटू 1024, ये मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। रियल लाइफ में जैसे बाइनरी में 4 बिट होते हैं, जैसे 1010, ये 4 बिट हो गए 1010। तो 1 का मतलब होता है ओपन, 0 का मतलब होता है ऑफ। अगर इसको बुलियन अलजेब्रा में जाएंगे तो इसको डीपली अच्छे से भी आप समझेंगे। बिट्स में क्या होते हैं, 1 का मतलब होता है ओपन और 0 का मतलब होता है ऑफ। या फिर आप 1101 एक निबल, ये क्या कहलाएंगे, एक निबल कहलाएंगे, क्योंकि इसमें 4 डिजिट यूज हो रहे हैं। अगर यहाँ 8 होंगे तो ये 8 बिट कहलाएंगे। 8 बिट किसके इक्वल होता है, 1 बाइट के इक्वल होता है। तो आपने समझ लिया कि बिट और बाइट में क्या डिफरेंस है। वहीं हम बात करें हेक्साडेसिमल नोटेशन में, जो डिजिट होते हैं 0 से F तक जो स्टोर करने के लिए, उसको हम निबल उनके लिए पर्याप्त होता है। तो एक निबल का मतलब समझ लिया आपने, निबल 4 बिट और 8 बिट होती हैं, जिसमें 4 बिट की बात करें तब वहां पे 1 निबल आपका आंसर आएगा। अगर आप वहां 8 बिट आते हैं आपके पास तो आपका आंसर आ जाएगा 1 बाइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, कौन सा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है,
कौन सा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है। काफी बेसिक क्वेश्चन है, इसको जो नॉर्मल कॉमन सेंस से भी आप इसको अच्छे से आसानी से आप कर सकते हैं। कौन सा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है या है। आपका डेनियल ऑफ सर्विस ये आपका थ्रेट है। ट्रोजन हॉर्स ये थ्रेट आपका, फिशिंग ये थ्रेट्स है। लेकिन जो फायरवेल हम जो यूज करते हैं, ये फायरवेल हम इसकी सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं, ये इसका थ्रेट नहीं है। ये आपकी सिक्योरिटी को ब्लॉक करता है, उसको मॉनिटरिंग करता है और उसको रोकता है। तो फायरवेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार फायरवेल से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फायरवेल क्या सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है। ध्यान रखें, फायरवेल आपका हार्डवेयर डिवाइस होता है और उसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल होता है, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होता है। चलिए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। डेनियल ऑफ सर्विस, ट्रोजन हॉर्स, फिशिंग सर्विस क्या है, साइबर अटैक्स हैं। वही हम फायरवेल एक सिक्योरिटी डिवाइस सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करके अनऑथराइज एक्सेस को अटैक्स से प्रोटेक्शन देता है, जो कि थ्रेट्स नहीं है। बहुत सारी फेक रिक्वेस्ट से वेबसाइट डाउन करना डेनियल ऑफ सर्विस है। फेक बैंक ईमेल एसएमएस को पासवर्ड चुराना, वो आपकी फिशिंग हो गई। जैसे पुलिस या अदर ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क बाउंड्री पर क्या लगाया जाता है, फायरवेल, जिससे जो भी डेटा आपके पास आ रहा है वो प्रॉपर फिल्टर होकर है, उसको वो सिक्योर आपको मिले, जिसमें किसी प्रकार का डेटा लीकेज होने के चांस ना हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये थे आपके वीडियो और पटवार भर्ती में काफी इजी क्वेश्चन। तो आपने देखा कितने इजी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। कभी भी अगर आप पीआईक्यू सोल्व करें तो उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व करें, ताकि आने वाले इन फ्यूचर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएं और मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएं और कम टाइम में आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाएं। कभी भी आप पीआईक्यू सोल्व करने से पहले उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उनका अध्ययन करें और जो कीवर्ड है उनको राइट डाउन करते चलें और एक सिस्टमेटिक वे में सभी एग्जाम के पीआईक्यू अगर आप सोल्व कर लेते हैं, मैक्सिमम एग्जाम के कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि कंप्यूटर के 60 से 70% क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, वो घुमा फिरा के लगभग बात एक ही होती है, लेकिन उसको पूछने का ढंग थोड़ा सा अलग होता है। इस वजह से काफी कैंडिडेट्स उसमें क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पीआईक्यू सोल्व करने चाहिए। तो मैं आपके लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ पीआईक्यू, कंप्यूटर से रिलेटेड पीआईक्यू क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो हर एग्जाम के कंप्यूटर से रिलेटेड पीआईक्यू आपको इस चैनल पे फ्री में अवेलेबल मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।